हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं डिस्कशन आपके साथ कराने जा रहा हूँ, आज मैं एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या लैंडमार्क जजमेंट है, शंकरी प्रसाद की, सज्जन कुमार वाली, या फिर आईसी गोलकनाथ की जजमेंट, केशवानंद भारती की, तो उसके ऊपर आज मैं डिस्कशन करूंगा और एक सीरीज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जजमेंट डेवलप हुई है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मेरे चैनल पे सीआरपीसी की 26 वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एविडेंस एक्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट करवाया है, उसके साथ मेरे चैनल पे लेबर लॉ की आपको 60+ वीडियोस मिल जाएंगी। और आप प्लीज मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जरूर ज्वाइन करिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। और टेलीग्राम का चैनल का नाम है एजुकेशनल पनासिया के नाम से ही। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, ताकि आपका जो पर्सनल कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी रिगार्डिंग, आपका कोई किसी भी लॉ के एरिया में आपका कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज मैं लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर ये सीरीज में कराने वाला हूं, तो मैं इसी को कंटिन्यू कराऊंगा। तो आज मैं 4 जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो काम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका बेरूबारी यूनियन केस 1960। हुआ कुछ यूं कि बेरूबारी में जब हमने एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स किया, तो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स क्या होता है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो आपका हमारा ज्योग्राफिकल मैप है, उसको उसमें हम कई सारे एरियाज को हम अपना एरिया देते हैं, और अपना उनका कुछ एरिया हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। तो वहां पे उस केस में, इस वाले जजमेंट में स्पेसिफिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में तो प्रियम्बल हमेशा पार्ट होता है, हम खोलते हैं किताब तो हमें सबसे पहले तो प्रियम्बल ही मिलता है, तो प्रियम्बल कैसे पार्ट नहीं है। तो लॉ ने बेरूबारी यूनियन केस के अंदर प्रियम्बल को इंपॉर्टेंट जरूर कहा, प्रियम्बल को सिग्निफिकेंट जरूर कहा, यह जरूर कहा कि प्रियम्बल एक जनरल पर्पस शो करता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे, जो इस तरीके से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जहां पे इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस किस्म की बातें आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगी। तो प्रियम्बल जब आप खोलेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिमिलरली इस वाली जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द की टू माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के दिमाग में क्या पर्पस था, क्या इंटेंट था, वो आपको प्रियम्बल को पढ़ने से पता चल जाएगा। अगर आपको कई बार किसी आर्टिकल को इंटरप्रीट करने में दिक्कत हो रही है, या उसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको प्रियम्बल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और उसका एक कंबाइंड इफेक्ट जनरेट करके ये समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को किस तरीके से इंटरप्रीट करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिनाई, सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट रिफ्यूज कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रियम्बल सिग्निफिकेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री करती है कि प्रियम्बल इज वेरी सिग्निफिकेंट, बट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में डिनाई कर दिया। तो अब सवाल आता है कि आज का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आज हम अपने प्रियम्बल को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज ही है, क्या हम उसको पार्ट बोलते हैं? तो द आंसर इज यस। प्रियम्बल आज के टाइम में, अगर मैं एज ऑफ प्रेजेंट डेट अगर मैं स्टेटस की बात करूं, तो प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो अगली ही जजमेंट हम देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये जो 13 जजेस बेंच की, जो कॉन्स्टी बेंच की जो 13 जजेस की बेंच थी, ये वाली जजमेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये जजमेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अभी मैं आगे इस जजमेंट का डिस्कशन दोबारा करने वाला हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट पे बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, पॉइंट नंबर 1, एंड इट शुड बी रेड in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। कि जो प्रियम्बल के अंदर विजन लेड डाउन है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इंडिया एक रिपब्लिक सोसाइटी है, इंडिया एक सॉवरेन सोसाइटी है, इंडिया के अंदर लिबर्टी के प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स हैं। आज के टाइम में आप सेक्युलर वर्ड भी देखते हैं, सोशलिस्टिक वर्ड भी देखते हैं। कैसे पता चलता है आपको? जब आप फंडामेंटल राइट्स खोलेंगे तो आपको आर्टिकल 14 जब आप देखेंगे, आर्टिकल 15 आप देखेंगे, आपको इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स दिखेंगे।
जब आप राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में देखते हैं, जब आप आर्टिकल 19 के अंदर डिफरेंट फ्रीडम देखते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ, these articles, these provisions have emanated from the very vision laid down in the document of preamble, कि preamble के अंदर जो एक विजन, लार्जर ब्रॉडर विजन लेड डाउन है, उसी से हमने आगे जो अपने आर्टिकल्स इंसर्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उस विजन को ही फॉलो करते हुए, उस विजन को ही टेक फॉरवर्ड करते हुए हमने किया। और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हाईलाइट किया कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आज के स्टेटस की बात करूं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल एज ऑफ नाउ, तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रियम्बल एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तो था प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में। अब चलते हैं हम अमेंडेबिलिटी के रिगार्डिंग, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की जो पावर है वो आपके आर्टिकल 368 के अंदर है। और आर्टिकल 13 एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है जो लॉ की डेफिनेशन बताता है, और ये बताता है कि अगर कोई लॉ, अगर आपने को कॉन्स्टिट्यूशन में को चेंज किया, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ पार्ट 3 के राइट्स को एब्रोगेट करता है, तो वो उस एक्सटेंट में वॉइड हो जाता है। मतलब कि पार्ट 3 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स ले डाउन करता है। तो अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने की या छीनने की या खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो टू द एक्सटेंट जितना वो छीनने की कोशिश कर रहा है वो वॉइड हो जाता है। ऐसी बातें आर्टिकल 13 में लिखी हैं। वहीं पे आर्टिकल 368 के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा, अमेंड करने का मतलब क्या होता है, चेंज करना, उसमें चेंजेस लाना, अमेंडमेंट लाना। तो कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसीजर है, ये लेट डाउन आपका आर्टिकल 368 में है। तो इसको लेके सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जो हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला वो दैट वाज इन ईयर 1951, जो शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट था उसको टेकअप किया और उसके रिगार्डिंग बात को सुनने की कोशिश करी। देखिए अब ये मुद्दा क्या था, पहले उसको समझते हैं। It was the first case on the amendability of the Constitution in which the First Amendment Act was challenged, which curtailed the right to property guaranteed by Article 31. कि देखिए उस टाइम पे हम ताज़ा आज़ाद हुए थे, तो हमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमें अगर कोई रिफॉर्म्स करना है, हमें कोई डेवलपमेंट करनी है, तो वी नीड लैंड, द गवर्नमेंट नीड्स लैंड। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे अमेंडमेंट पास किया, और उन सारे कानूनों को गवर्नमेंट क्या करती थी, 9th शेड्यूल में डाल देती थी। अब 9th शेड्यूल क्या है, पहले मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दूं। कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में ना शेड्यूल्स लगे हैं, लिस्ट लगी है, तो उसमें एक 9th शेड्यूल है जहां पे अलग अलग कानूनों को जो पास किया जाता है उसको वहां डाल दिया जाता है ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाए, मतलब कि उसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। वो जो 9th शेड्यूल में कानून डल गए जो पास करके, उनको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता, जुडिशियल स्क्रूटनी के थ्रू वो नहीं जाएगा। हालांकि वो स्टेटस भी अब चेंज हो चुका है, ध्यान रखना, मैं 1951 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं अभी। तो 1951 के जमाने में जब वो 9th शेड्यूल में डल जाता था तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं ली जाएगी। तो ये उस टाइम का स्टेटस था। अब हुआ कुछ यूं, समझिए, शंकरी प्रसाद से पहले पटना हाई कोर्ट में एक दरभंगा के राजा हुआ करते थे कामेश्वर सिंह। तो जब बिहार का जो टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स आए बिहार के, तो उसमें किया क्या गया कि जो कामेश्वर सिंह थे, जो दरभंगा के राजा थे, तो कामेश्वर सिंह की काफी सारी जमीनें ले ली गई। तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया उस अमेंडमेंट को, तो वो केस जीत गए। अब केस जीतने के बाद काफी सारा डिस्प्यूट रेज होने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको ओवर रूल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पहली बार आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करी। देखिए आर्टिकल 13 जो है वो आपके लॉ की डेफिनेशन देता है, मतलब आपके लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ क्या है। लॉ कोई सर्कुलर है, लॉ कोई ऑर्डर है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई बाय लॉ है, लॉ को डिफाइन करता है। वेयर एज आर्टिकल 368 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग पावर के बारे में बात करता है। तो अब सवाल आता है कि ये डिस्प्यूट है ही क्यों। तो क्वेश्चन जो अराइज हुआ इस जजमेंट के अंदर, जो इशू इस जजमेंट के अंदर हमें देखने को मिला, दैट वाज कि ये जो लॉ वर्ड का जिक्र कर रहे हैं आप आर्टिकल 13 के अंदर, क्या इस लॉ के अंदर आपका वो अमेंडिंग लॉ भी आता है या नहीं आता। मतलब कि जो संविधान को बदल के, संविधान को अमेंड करके, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके जो आप एक नया कानून बनाएंगे, मतलब जो संविधान में आप चेंजेस लाएंगे, और जो नया कानून चेंज लॉ जो आप लाएंगे, क्या वो लॉ आर्टिकल 13 की डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंदर फॉल करेगा
या नहीं करेगा, दैट वाज द इशू रेज्ड इन शंकरी प्रसाद सिंह, दैट वाज द क्वेश्चन रेज्ड इन शंकरी प्रसाद सिंह। तो आपको डिस्प्यूट हल्का फुल्का आइडिया समझ में आया होगा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड का जिक्र है, तो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, तो क्या वो जो चेंज करके आप जो लॉ ब्रिंग इन कर रहे हो संविधान में, क्या उस लॉ को हम आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में डालें या नहीं डालें? अब सवाल आता है कि सर इसको डालने या नहीं डालने से, इसको इंक्लूड करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर वो आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में आता उस जमाने में, तो और अगर वो फिर फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता तो वो वाला कानून तो वॉइड हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिकल 13 में आपको बताया कि अगर पार्ट 3, मतलब जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, तो पार्ट 3 की अगर किसी राइट को, किसी प्रोविजन को एब्रोगेट करने के को कानून कोशिश करता है तो वो टू द एक्सटेंट वॉइड हो जाता है। अब इसी वजह से अब यहाँ पे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लिखा है लॉ, उसका मतलब होता है लॉ मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। इसका मतलब जो ऑर्डिनरी हम कानून पास करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो हम कानून बनाते हैं और उनमें जो चेंजेस लाते हैं, तो वहां जो कानून होता है, वहां जो लॉ होता है, वो लॉ आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में आता है। मगर जो हम आर्टिकल 368 का यूज करके जो कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने का, जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, उसका इस्तेमाल करके जब हम कोई कानून लाते हैं, तो वो आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में फॉल नहीं करता। मतलब कि जो अमेंडमेंट हम पास करेंगे वो आर्टिकल 13 के चश्मे से नहीं देखा जाएगा। जो अमेंडमेंट हम पास करेंगे वो आर्टिकल 13 के फ्रेमवर्क से नहीं देखा जाएगा। उसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा कि क्या ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट लॉ है, क्या ये कानून पार्ट 3 को एब्रोगेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन के ब्रैकेट में जब फॉल ही नहीं करेगा, तो हम उसको आर्टिकल 13 के टेस्ट पे टेस्ट कैसे करेंगे? तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो लॉ ले डाउन किया, वो ये बोला कि जो आपका आर्टिकल 13 का लॉ वर्ड है, उसमें आर्टिकल 368 का यूज करके जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, वो वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला लॉ है, वो 13 के अंदर फॉल नहीं करता, 13 की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। 13 की डेफिनेशन में फिर क्या फॉल करता है? तो जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर हैं, जो अदर कानून हम बनाते हैं, इतने सारे कानून हम बनाते हैं संविधान के अलावा, वो आते हैं आर्टिकल 13 के अंदर। मगर जो हमने अमेंडमेंट पास करी है 368 का यूज करके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो वाले जो लॉ हैं वो 13 के अंदर फॉल नहीं करेंगे। और यही वाली जजमेंट काफी लंबे टाइम तक चलती रही, क्योंकि ध्यान रखना, जो हमारा अमेंडमेंट था, जो पहला हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया था, वो हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी। उस जमाने में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बाद में हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया फंडामेंटल राइट से, और हमने उसको नॉर्मल एक लीगल राइट बना दिया। आर्टिकल 300A क्रिएट किया 44th अमेंडमेंट में जाके 1978 में। हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से उड़ा दिया था, बाद में उड़ाया, अभी नहीं उड़ाया, 1951 में नहीं उड़ाया हमने। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर मान लीजिए 368 को हम आर्टिकल 13 का लॉ बना देते, मतलब आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ वर्ड मेंशन है उसमें डाल देते, तो पता है क्या प्रॉब्लम होती? कि ये जो पहला अमेंडमेंट हमने पास किया, आप स्क्रीन पे देखना एक बार, पहला अमेंडमेंट जो हमने पास किया और जहां पे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया, हम वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 का जो लॉ है, अगर आप फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करते हो तो उस लॉ को वॉइड कर दिया जाएगा, ऐसा 13 के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए यहाँ पे बाइफरकेशन कर दी गई। अब चलते हैं हम अगली जजमेंट में। इस जजमेंट की जो मैं क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, जो ऑर्डर मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, आपको उसी असेंडिंग ऑर्डर में जजमेंट्स को समझना है, तभी आपको अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम है ना, वो पल्ले पड़ेगा। अगली जजमेंट है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। तो 13-14 साल तक ये मुद्दा चलता रहा। शंकरी प्रसाद जब हमने 1951 में पास ऑन किया, उसके बाद फिर से 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और कुछ कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया। सवाल फिर से कि 9th शेड्यूल क्या है? तो 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लगी हुई वो लिस्ट है जहां पे बहुत सारे राज्य अपने कानून पास करते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं और कानून बना के लैंड एक्वायर करते हैं और उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे, क्योंकि 9th शेड्यूल में डलने से वो जुडिशियल स्क्रूटनी और जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाता था, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए 9th शेड्यूल में डाला जाता था।
तो अब यहां पे हुआ क्या, फिर से सेम मुद्दा जो शंकरी प्रसाद में उठा, यहां पे फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 के बनाए हुए लॉ को डालने से मना कर दिया, इंक्लूड करने से मना कर दिया। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट ले डाउन करी गई ना, उसी जजमेंट को हमने फॉलो कर दिया। मगर यहां पे इंटरेस्टिंग मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है, यहां पे इंटरेस्टिंग माइनॉरिटी ओपिनियन है। क्यों माइनॉरिटी ओपिनियन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, उस टाइम पे जस्टिस मुधोलकर और जस्टिस हिदायतुल्ला दो माइनॉरिटी ओपिनियन थे सज्जन सिंह के अंदर। माइनॉरिटी ओपिनियन ये थे कि उनकी जजमेंट, जो उन्होंने जजमेंट दी, उनकी जजमेंट स्टैंड नहीं करी उस टाइम पे, मगर उनके दिए हुए बात एक बेसिस बना आने वाले टाइम में। जैसे कि जस्टिस मुधोलकर ने बेसिक सिस्टम की बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली जस्टिस हिदायतुल्ला ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, ये दोनों ही माइनॉरिटी में थे सज्जन सिंह की जजमेंट में, दोनों का ओपिनियन माइनॉरिटी में था, मेजॉरिटी नहीं था इनका। तो अब सज्जन सिंह की जजमेंट में जस्टिस हिदायतुल्ला कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, अमेंड ही नहीं कर सकते, दे आर प्राइमोर्डियल, दे आर ट्रांसेंडेंटल, आप उनको चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों ओपिनियन आने वाली जजमेंट्स में अप्लाई हुए, जैसे आईसी गोलकनाथ, जैसे केशवानंदा भारती। तो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात हमें देखनी है, वो हम इसमें देखेंगे। दूसरी चीज है, अब आते हैं हम आईसी गोलकनाथ की जजमेंट पे। देखिए, आईसी गोलकनाथ में अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारी की सारी बातें एक साइड हेड का टेल करके रख दिया आईसी गोलकनाथ की जजमेंट में। मतलब कि जो शंकरी प्रसाद में ले डाउन हुआ, जो सज्जन सिंह में ले डाउन हुआ, वो सारी बातों को ओवररूल कर दिया। यहां पे दोबारा से 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और यहां पे 6:5 की मेजॉरिटी से, कई बार मेजॉरिटी जो लैंडमार्क जजमेंट्स होती है आपको उसमें मेजॉरिटी याद रखनी चाहिए, तो 6:5 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही कहानी रच दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो अथॉरिटी इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट यूजिंग द पावर अंडर 368। 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर, कैन मेक अ लॉ विच एब्रोगेट्स द फंडामेंटल राइट्स। लीजिए जी, सुप्रीम कोर्ट आईसी गोलकनाथ में कहती है कि फंडामेंटल राइट को चेंज करने की कोशिश करोगे हम अलाउ ही नहीं करेंगे। कि अगर आप कोई भी ऐसा चेंज लाते हो जिससे फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करते हो, एब्रोगेट करने की कोशिश करते हो, वायलेट करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे कानून को हम मान्यता ही नहीं देंगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। सीधा सीधा फंडामेंटल राइट को प्राइमोर्डियल और ट्रांसेंडेंटल डिक्लेयर कर दिया कि सबसे सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स। और सीधा आईसी गोलकनाथ ने एक बात कह दी कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जाएगा। अब यहां पे क्यों ऐसी बात, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने ऐसी बात क्यों कही? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आती है कि क्यों 6:5 की मेजॉरिटी थी, बड़ी पेपर थिन मेजॉरिटी थी यहां पे भी। तो क्यों मेजॉरिटी ऑफ जजेस को उस टाइम ऐसा लगता था कि फंडामेंटल राइट्स को छीनने वाली अमेंडमेंट, मतलब आर्टिकल 368 का यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। चेंज का मतलब अमेंड करना होता है। तो क्या आप फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हो? तो देखिए, इससे पहले वाली जजमेंट्स में सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में तो पावर थी हमारे पास आर्टिकल 368 में, लेकिन आईसी गोलकनाथ में हमने जस्ट उल्टा कर दिया सारा का सारा खेल। और हमने बोला कि 368 का यूज करके आप फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करने की जो जरूरत कर रहे हो आप वो नहीं करोगे। यू हैव नो अथॉरिटी, यू हैव नो अथॉरिटी मतलब इवन पार्लियामेंट तक को अथॉरिटी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने के लिए कोई लॉ लेके आए आर्टिकल 368 का यूज करके। ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास। और यहां पे जजेस को डर ये था कि अगर हम इतनी अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में करेंगे ना, न्यूमरस अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, तो उससे हमारी एक दिन फंडामेंटल राइट ही इरोड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हम एक टोटलिटेरियन रिजाइम बन सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कुछ हद तक सही भी था और कुछ हद तक गलत भी। देखिए, एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लॉ हमेशा सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है। अगर आप ये कहेंगे कि आपने 100 साल पहले एक कानून बना दिया और उसके बाद उसको कोई चेंज की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, तो दैट इज इक्वली इनवैलिड। क्यों? क्योंकि अगर आप सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के इवोल्यूशन के साथ आप लॉ को इवॉल्व नहीं करते हो तो आपका लॉ बहुत ही रिग्रेसिव लॉ हो जाएगा। एंड रिग्रेसिव लॉ shall always lead to a regressive society because there is an interplay between the law and the society. Society and law go hand in hand. तो आपको सोसाइटी को अगर प्रोग्रेसिव रखना है,
आपको अपने डेवलप सोसाइटी को और डेवलपिंग मतलब डेवलप की तरफ लेके जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कानून में लगातार चेंजेस होने चाहिए। मगर कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूमरस चेंजेस कैन लीड टू अ टोटलिटेरियन रिजाइम, कि अगर आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो सकता है कई बार। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जजेस का उस टाइम पे डर था। तो उन्होंने क्या किया, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट को ओवर रूल किया और बोला कि जो आर्टिकल 13 में लॉ है उसके अंदर आर्टिकल 368 का यूज करके जो लॉ अमेंडमेंट पास करते हैं वो भी इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता। अभी तक शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में क्या बोला था मैंने, 13 में जो लॉ है वो डिफरेंट है, 368 का जो लॉ है वो डिफरेंट है। 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, 13 ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है। सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद ने यही बोला मैंने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला। लेकिन आईसी गोलकनाथ में जस्ट अपोजिट बात कह दी, जस्ट उल्टी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। और आईसी गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया आपका जो आर्टिकल 13 है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, वो इतना वॉइड है, मतलब वाइड है, वॉइड नहीं वाइड है, कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग लॉ को भी इंक्लूड करता है। मतलब कि अगर आपका अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करने की, वॉयलेट करने की कोशिश करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अब सवाल आया कि ये जजमेंट तो हमने पास कर दी, मगर इससे पहले यहां तो 17th अमेंडमेंट चैलेंज किया था, मगर इससे पहले की जो 16 अमेंडमेंट है, इवन की 17वीं अमेंडमेंट, इन 17 अमेंडमेंट को भी क्या करें, वॉइड डिक्लेयर कर दें क्या? अब ये क्वेश्चन आईसी गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया कि अभी तक जो इतनी मतलब 15-16 साल से 1967 की जजमेंट है, पहली अमेंडमेंट 1951 में आई, तो 16 साल में इतनी सारी अमेंडमेंट करी हमने, तो उनका क्या करें, क्या हम उनको भी वॉइड डिक्लेयर कर दें? तो लॉ ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन ले डाउन किया और यूज किया और कहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो कानून पास हो गया सो हो गया, आगे से नहीं करना। मतलब कि 1951 से अगर चेंज करने जाएंगे तो क्योस मच जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इट वुड बी अ कंप्लीट मेस अगर हम सारी अमेंडमेंट को रिवर्स करने लगे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं किया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग किया कि आगे से ये नहीं कर सकते, पीछे से नहीं, पीछे से होता तो रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होता, मगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का इस्तेमाल किया। अब आते हैं हम अगली जजमेंट में, क्योंकि आईसी गोलकनाथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी को अब प्रॉब्लम ये हो गई कि फंडामेंटल राइट्स को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, आप अमेंडमेंट कैसे पास करेंगे? तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाई और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास अनब्रिडल्ड पावर है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। और उसी अमेंडमेंट को फिर हमने केशवानंदा में चैलेंज किया। नाउ केशवानंदा का जो लॉ है, जो केशवानंदा में आप पढ़ते हैं, वही आज का कानून है। तो आज मैं आपको यहाँ आईसी गोलकनाथ तक बता रहा हूँ, अगली वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा वो मैं केशवानंदा से स्टार्ट कराऊंगा, और केशवानंदा में क्या ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने वो मैं आपको बताऊंगा। आईसी गोलकनाथ को कैसे रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा में, कैसे एक बैलेंस ले डाउन किया पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, केशवानंदा क्यों इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, वो मैं आपको अगली जजमेंट में बताऊंगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।